तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा, अच्छे से रिवीजन करते हुए और साथ में कुछ विजुअल इमेजेस को देखते हुए हम अच्छे तरीके से एग्जाम्पलर को कर रहे होंगे। तो अपना पहला सवाल जो आता है हमारे सामने, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, और हमारे पास ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली रिमेंबरिंग बेस्ड सवाल है कि पहले तो मोनेरा और बैक्टीरिया, ये दोनों सेम, मोनेरा किंगडम के अंदर ही बैक्टीरिया आता है और ये दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। और जो फंजाई होते हैं उसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को जैसे आपको पता ही है कि एक प्रोटिस्टा किंगडम बना के उनमें डाल दिया गया था, तो दैट इज हमारा आंसर जाएगा इसमें प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर एच विटेकर ने दिया था, तो इसका आंसर आर एच विटेकर होगा। बट हम बाकी ऑप्शंस को भी एक एक करके देख लेते हैं, अगर उसमें से कुछ रिवीजन का मटेरियल हमारे पास से निकल जाए तो हम उसको यहीं पर रिवाइज करते चलेंगे। तो अगला जो नाम है दैट इज कार्लस लिनेयस। तो कार्लस लिनेयस जो है वो उन दो चीज़ों के लिए हम जाने जाते हैं, दैट इज पहले उन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और साथ में उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी उनका बहुत अच्छा खासा रोल था। तो ये दो चीज़ कार्लस लिनेयस से रिलेटेड हो गई। जो अगला नाम है इसमें डी, दैट इज रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने सेल थियोरी को एक फाइनल शेप दिया था, दैट इज ओमनी सेलुलर यू सेलुलर, यानी कि जो न्यू सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। तो यहाँ ये दो ऑप्शंस भी हमने रिवाइज कर लिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड। तो आपको पता होगा कि सॉल्ट वर्ड रिलेटेड होता है हेलो से, और हम केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल में सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली पढ़ते हैं, दैट इज हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सॉल्ट वर्ड जो होता है वो हेलो से रिलेटेड होता है, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरिया में रहते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। बाकी जो मिथेनोजेंस होते हैं वो मार्शी एरियाज में रहते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और एनएरोबिक होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और उसके बाद जो हीलियोफाइट्स होते हैं, तो फाइट्स वर्ड जो होता है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है, तो बेसिकली ये तो प्लांट्स हो गए। और जो डी ऑप्शन है थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स में एक टर्म आ रहा है थर्मो दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी थर्मो एसिडोफिल वो होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम थर्मो एसिडोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में आपको देखने नहीं मिलेगा, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नेकेड साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेकेड साइटोप्लाज्म का मतलब यह है कि सेल वॉल एब्सेंट है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, मान लीजिए ये 4 सेल हो गई और इसमें हमने सबके सेल वॉल को कर दिया एब्सेंट, तो यहाँ तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ ही जाएगी दोस्तों कैसे भी करके। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये 4 न्यूक्लियस हो गए, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहाँ अराइज होगी। और जो तीसरा है कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, तो सैप्रोफिटिक, तो ये तीनों चीज़, जैसे सबसे पहले है कि हमारे पास फंजाई, तो फंजाई में तो सेल वॉल होती है काइटिन की। दूसरा है हमारे पास मोनेरा, और फिर ऑप्शन है प्रोटिस्टा, और फिर ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स। तो प्रोटिस्टा में भी बहुत सारे मेंबर्स में लाइक डाइनोफ्लैजेलेट्स में सेल वॉल होती है, डायटम्स में सेल वॉल होती है, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में ही स्लाइम मोल्ड्स के लिए, और स्लाइम मोल्ड्स में जब वो एग्रीगेट्स बनाते हैं दैट इज प्लाज्मोडियम बनाते हैं, तो उनके पास सेल वॉल नहीं होता है उस टाइम पे, और इसीलिए इसका आंसर हमारा स्लाइम मोल्ड्स जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड। तो देखो जो हमारा फंजाई है ना, वो फंजाई मेंटेन करता है 2 रिलेशनशिप्स। ये बहुत अच्छी बात नहीं है वैसे, पर फंजाई हमारा 2 रिलेशनशिप मेंटेन्स करता है। पहला करता है वो एल्गी के साथ, और दूसरा करता है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। तो जो एल्गी के साथ वो रिलेशनशिप उसका होता है उसको कहते हैं लाइकेन, और जो रूट्स के साथ होता है उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। अब आप सोचोगे कि ये माइकोराइजा टर्म आया कहाँ से, तो बायोलॉजी में हम रूट के लिए टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ राइजा। आपने दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, कोलोराइजा होता है, राइजोबियम होता है, क्योंकि वो रूट्स में मिलते हैं, तो रूट्स के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं राइजा। और सिमिलरली फंजाई में हमारे पास होता है माइसीलियम, तो इसीलिए फंजाई के लिए भी हम टर्म यूज़ करते हैं माइकोबायोन्ट। तो माइको और इधर से राइजा लेके ये बना माइकोराइजा, यानी कि फंजाई का जो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं माइकोराइजा, और फंजाई का जो एल्गी के साथ रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं
लाइकेन। और लाइकेन के बारे में भी एक बात हम जान लें, लाइकेन में हमारे पास होता है एल्गी प्लस फंजाई, और फंजाई को अभी मैंने आपको बताया कि फंजाई को हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट और एल्गी को बोलेंगे हम फाइकोबायोन्ट। तो ये दोनों के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं, माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई के बीच का रिलेशनशिप को बोलेंगे हम माइकोराइजा। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन। तो डाइकैरियोन के बारे में जानने से पहले आपको फंजाई की सेक्सुअल साइकिल जाननी पड़ेगी, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले 2 सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ करती है और दोनों का जो कंटेंट होता है आपस में फ्यूज़ होता है, दैट इज़ प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद एक स्टेज आती है, दैट इज़ कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद एक स्टेज आती है, दैट इज़ मियोसिस। तो ऐसे ही कोई भी मियोसिस का ऐसे ही होता है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ होगी, फिर कैरियोगेमी। कैरियोगेमी इज बेसिकली कैरियोन टर्म से बना है, और कैरियोन को बोलते हैं हम न्यूक्लियस, यानी कि जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे। तो क्या होता है कि जब फंजाई में पहले प्लाज्मोगेमी हो जाती है, और प्लाज्मोगेमी होने के बाद और कैरियोगेमी होने से पहले कुछ फंजाई में, और वो कुछ फंजाई हमारे पास है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो इन दोनों में क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी के बाद एक बीच में स्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोन स्टेज, यानी कि इसका प्लॉइडी होता है 2n, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं पर वो फ्यूज़ नहीं हुए होते हैं अच्छे तरीके से। तो एक स्टेज बनती है, दैट इज़ डाइकैरियोन, और इसी के बारे में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये स्टेज जो है ये कैरियोगेमी से पहले बनती है, यानी अगर आपसे कोई अल्टरनेट क्वेश्चन बन जाए कि डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड बिफोर कैरियोगेमी, आफ्टर कैरियोगेमी, तो ऐसे आप उसका आंसर करोगे बिफोर कैरियोगेमी। तो अब ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। अ डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन मियोसिस इज अरेस्टेड। नहीं, ये मियोसिस तो अरेस्ट होगा मियोसिस के किसी स्टेज में पहुंच के, तो उस टाइम नहीं। ये बेसिकली आपको वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि मियोसिस में आप एक स्टेज पढ़ते हैं डिप्लोटीन। वो डिप्लोटीन जो होता है वो oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में बहुत टाइम के लिए अरेस्टेड रहता है, 1 साल 2 साल या बहुत टाइम के लिए। तो ये उसके लिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन यहाँ आपको दिया गया है। दूसरा है द 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। हाँ, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ प्लाज्मोगेमी के बाद जो 2 हैप्लॉइड सेल बने वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं होंगे, और एक डाइकैरियोन स्टेज बनती है जो n+n की होती है, और तो इसीलिए आपका ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट जो है कि साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज। नहीं, साइटोप्लाज्म तो प्लाज्मोगेमी में ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद नन ऑफ द अबव, नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर ये है। और ये चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा जो मैंने यहाँ आपको बताया है, इससे आपके और भी आगे के सवाल सॉल्व हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज बाय। एक एक करके सारे साइंटिस्ट के बारे में इसमें भी हम बात करेंगे, और ताकि जो बची चीज़ें भी हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले है हमारे पास दिमित्री इवानोव्स्की। इन्होंने खोजा था टोबैको मोज़ैक वायरस। इन्होंने भी टोबैको प्लांट पे ही वर्क किया था, आपको ये चीज़ को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास है M.W. बिजरिंग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट था, इन्होंने हेल्दी टोबैको प्लांट से एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, और इन्होंने उसको इंजेक्ट किया, इन्होंने एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया और इन्होंने उसको इंजेक्ट किया एक हेल्दी प्लांट में। और फिर उन्होंने क्या देखा कि ये जो हेल्दी प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट भी हो गया इन्फेक्ट। तो फिर इन्होंने वो फ्लूइड का नाम रख दिया, दैट इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोले तो NCERT लिखती है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने फ्लूइड का नाम रख दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये टर्म बिजरिंग साहब ने ही दिया था हमें, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। और ये चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों साइंटिस्ट ने टोबैको प्लांट पे ही वर्क किया था, और जो दिमित्री इवानोव्स्की थे उन्होंने हमें टोबैको मोज़ैक वायरस खोज के दिया था। नेक्स्ट जो है स्टैनले। तो स्टैनले ने क्या किया था, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को और दिखाया था कि वायरस को क्रिस्टलाइज करते हैं तो वायरस जो होते हैं वो लार्जली प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। और इसको हम ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि स्टैनली जो नाम है वो काफ़ी हद तक स्टोन की तरह साउंड करता है, और किसी चीज़ को क्रिस्टलाइज करो तो वो भी स्टोन के फॉर्म में ही आ जाता है। तो मैंने ये एनालॉजी से इसको याद करके रखा था।
और जो चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ये तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, रॉबर्ट हुक ने तो वो सेल खोजा था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट्स आर फाउंड इन, तो ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट, दैट इज फंजाई के दो रिलेशनशिप्स होते हैं, एक रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ और एक एल्गी के साथ, तो ये लाइकेन में फाउंड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स इज, तो पहले हम वायरॉइड्स के बारे में जानेंगे। वायरॉइड्स को खोजा था टीओ डीनर साहब ने, और वायरॉइड्स का क्या होता है, ये फ्री आरएनए होते हैं, और ये आरएनए जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी लो होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी लो होता है। वायरॉइड्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन है कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स बट प्रेजेंट इन वायरस। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वायरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए होते हैं, यानी उनमें प्रोटीन कोट नहीं मिलती है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। बाकी अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड्स। नहीं, तो ये यहाँ पे उल्टा दे दिया, यहाँ वायरॉइड्स और वायरस को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पर अभी जैसे ये स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट गलत है कि लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए जो होता है वायरस में प्रेजेंट होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया कि लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए जो होता है वो वायरॉइड्स में प्रेजेंट होता है, और बोथ ए एंड बी तो अब हो नहीं सकता है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर ए चला जाएगा। फिर विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो ये सीक्वेंस भी मैंने यहाँ आपको ऊपर बता रखा है, पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर मियोसिस, तो वही हमको यहाँ पे आंसर करना है, दैट इज प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो देखो दोस्तों, ऐसे अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो यहाँ एक ही क्वेश्चन से के कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन के आंसर हम कर सकते हैं, और उस पर देख रहे हो कि जैसे सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई है, उससे कैसे कैसे घुमा के भी सवाल हमारे यहाँ पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू, तो वायरसेस का आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पे जिक्र नहीं था, एनसीईआरटी ये भी लिखती है अपने वायरसेस वाले पैराग्राफ में, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई कहीं पे इसको नहीं रखा गया था। नेक्स्ट जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, तो अगर आप एनसीईआरटी में फाइकोमाइसिटीज की पहली लाइन को ही देखें, क्योंकि ये भी रिमेंबरिंग बेस्ड सवाल है, इसका कोई कॉन्सेप्ट हम लगा नहीं सकते, तो जो पहली लाइन है उसमें ही लिखा हुआ है, द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग वुड्स मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ये चारों चीज़ें दे रखी है। और यहाँ एक चीज़ आपको समझाता हूँ मैं कि पैरासाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, दैट इज ऑब्लिगेट, एंड सेकेंड टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है फैकल्टेटिव। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं इनका अपने होस्ट के साथ जिएंगे साथ मरेंगे का रिश्ता होता है, यानी ये अपने होस्ट पर तब तक ये सर्वाइव करेंगे, और इनका होस्ट जब नहीं रहेगा तो फिर ये डेड हो जाएंगे। और जो फैकल्टेटिव है इनको अपने होस्ट से उतना मतलब नहीं होता, यानी अगर ये अपने होस्ट पे हैं तो भी सर्वाइव करेंगे और अपने होस्ट पे नहीं है तो भी सर्वाइव करेंगे। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो जो फाइकोमाइसिटीज़ के कुछ स्पीसीज़ होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स होते हैं, लाइक म्यूकर हो गया, एल्ब्यूगो मस्टर्ड पे होता है पैरासाइट, तो ये चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये चारों चीज़ जो है ना हमारा सही है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। बाकी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप है जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है वीडियो में तो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यू एक्सीडेंटली फाइंड एन ओल्ड प्रिजर्व परमानेंट स्लाइड्स विदाउट अ लेबल, इन योर एफर्ट टू आइडेंटिफाई यू प्लेस द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने कॉलेज में हैं, आप अपने कॉलेज में गए और आपको एक प्रोफेसर ने स्लाइड दी कि ये स्लाइड लो और देख के बताओ कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। आपने उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया और आपने ये 3 फीचर नोटिस किए, पहला कि यूनिसेलुलर है, दूसरा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसके पास, और तीसरा फीचर है कि बाई फ्लैजलेट्स है और एक फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। तो यहाँ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो पहले से ही हमें पता है कि यूनिसेलुलर है, ठीक, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी कि यूकैरियोट है। और हमारा पहला सवाल ही आज का यही था कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से किंगडम के होते हैं, तो दैट इज प्रोटिस्टा। तो पहले सवाल का आंसर तो हमको मिल गया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो किंगडम बिलोंग्स टू, तो डेट इज प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही जो है हमारा, व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है। तो देखिए बाई फ्लैजलेटेड है यानी 2 फ्लैजला है, और हमने अपनी एनसीईआरटी में 2 फ्लैजला के बारे में पढ़ा है, या तो डाइनोफ्लैजलेट्स में या तो यूग्लिना में। तो यूग्लिना के जो 2 फ्लैजला होते हैं वो एक साथ होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है।
पर ये जो फ्लैजेला के बारे में बात की गई है कि एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्लैजेला हमें गॉन्यूलेक्स में देखने को मिलता है, जो कि होता है हमारा एक डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो यहाँ से हमारे दोनों आंसर आ गए कि ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है और ये प्रोटिस्टा का पार्ट है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर का, उसमें कितने किंगडम्स यूकैरियोट्स हैं। तो जो हमारा पहला किंगडम है दैट इज़ मोनेरा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक किंगडम है, और मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने किंगडम्स हैं दैट इज़, मोनेरा को अगर हम छोड़ दें तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये चारों किंगडम हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो हाउ मेनी किंगडम्स आर यूकैरियोट्स में चले जाएगा 4 आपका आंसर। और जो बाकी इसके आगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप है, तो जब हम 11th का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम 12th वाले पार्ट पे जंप करेंगे तो ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में भी कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपके फिर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नीट में भी 12th का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को मैं आपको रिवीजन करा दूं और हर एक चीज़ को अच्छे से मैंने बता दिया आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।